इसकी बात करें तो शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में फिर एक बार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बिकवाली की। करीब 3030 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार को दिखी, लेकिन डीआईआईज ने 4200 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 960 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में 13500 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार को दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 4100 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 2260 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार को दिखी। लेकिन याद रखें, अक्टूबर में अब तक एफआईआईज ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा के शेयर बेचे हैं, तो वो ट्रेंड शुक्रवार को भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। लेकिन आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए और क्या रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं आज का दिन कैसा रह सकता है और कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? देखिए आशीषा, आज का दिन ओवरऑल मार्केट के लिए थोड़ा कंसोलिडेशन के दिन पर रहेगा। आपको मालूम है कि हमने जब से 24,800 को ब्रेक किया तब से मार्केट ने कोई अटेम्प्ट नहीं लिया वापस ऊपर आने की, और आपको हमने 24,800 के लेवल की इंपॉर्टेंस ऑलरेडी पहले भी नोटिस करवाई हुई है, और एक बार नहीं कई बार करवाई हुई है। एक बार नहीं बल्कि कई बार आपको लेवल्स के हमने नोटिस करवाया होगा कि 24,800 की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, आप उसको इस तरह से इग्नोर ना कीजिएगा। ठीक है, तो जब से 24,800 ब्रेक हुआ है तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी, और वापस आपको हील होने के लिए कम से कम आप 24,500 का नंबर्स को लेके आना होगा। ये जो गिफ्ट निफ्टी हल्की सी बढ़त है, ये हल्का सा कंसोलिडेशन का सिर्फ एक सूचक है, इसके अलावा ऐसा और कुछ नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मार्केट के पास क्योंकि अब हम एक्सपायरी वाले वीक में भी हैं, ये हफ्ता वाले दिवाली का भी है लेकिन एक्सपायरी वाला वीक भी है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। और अभी तक की जो पोजीशंस हैं वो ये कह रही हैं कि कोई भी लॉन्ग साइड पे बड़ी पोजीशन रोल ओवर नहीं हो रही है। 2 पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि एफआई की होल्डिंग, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा ज्यादा। वो करीब 35% पे होल्ड है। कैश में माल बेचे जा रहे हैं, जो भी आप बता रहे थे कि अक्टूबर में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का माल उन्होंने बेच दिया। कुल मिला के मार्केट को अगर यहीं पे टिकना है, मैं फिर से वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, हमने 24,800 का कभी आपको नहीं कहा कि बाजार में आप कॉन्फिडेंटली आइए। हम हमेशा आपको रोकते रहे हैं कि जब तक 24,800 नहीं होता रिपेयर, मार्केट के अंदर आने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट माई सेल्फ, 24,800 मार्केट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एक बार जब तक हील नहीं होता तो बड़ी पोजीशंस ना रखिएगा मार्केट के अंदर। और 24,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया, ये पैनिक लो भी है एक्चुअली में, जो रिसेंटली बना है फ्राइडे वाले सेशन के अंदर। सेम विद द बैंक निफ्टी, 50,000 एक पैनिक लो जैसा बना था, तो आप उसको भी एक स्टॉप लॉस ला सकते हैं 50,400-300 की रेंज का। तो ये मोटा मोटी तो सपोर्ट एरिया है। एग्रेशन ना दिखाइएगा, ये ना देखिए कि बाजार बहुत टूट गया है, हमें चलना है, क्योंकि एक्सपायरी का वीक है। जिस तरफ डाटा रोल करेगा उसी तरफ मार्केट अपने आप को ट्रैक करेगा। मार्केट काफी लाइट है, इसके स्विंग बढ़ जा सकते हैं। बी अवेयर, थोड़ा सावधानी से ट्रेड कीजिए। बायसनेस को फेयर रखिए अपना, ना ही बुल्स बनिए ना ही प्री मैच्योर बियर बन जाइए। जो मार्केट का डाटा कहता है वैसे ही बन जाइए। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स है जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए, थोड़ा सा कॉशियस बने रहे। और गिफ्ट निफ्टी में पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं, लेकिन डिम्पी का मानना है कि आज के दिन कंसोलिडेशन भारतीय बाजारों में दिखाई दे सकता है। बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। क्या आपको भी लगता है कि आज के दिन भारतीय बाजारों में कंसोलिडेशन रहेगा, और रणनीति बताइए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो अगर आप देखें निफ्टी में सपोर्ट एरिया थोड़ा दूर है, अभी तक 23,850 से 24,000 के आसपास आ रहा है। 24,000 में काफी पुट राइटिंग है, और ये मंथली एक्सपायरी है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं डाउनसाइड कैप रहेगा, ये हमारा मानना है। अगर आज की बात करें तो थोड़ा सा चॉपी रह सकता है, बट ओवरऑल जो डेटा पॉइंट्स है, क्योंकि आप फ्यूचर्स में देखे गए 3 दिन में थोड़ी सी जो है बाइंग के नंबर्स इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआई की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि शायद 24,050 से 24,100 ये डे ट्रेडिंग के लिए शायद एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। थोड़ी सी रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है डे ट्रेडिंग में। लेवल्स रहेंगे 24,100 ये आपका सपोर्ट है, और अगर थोड़ा सा रिकवरी आए तो 24,450 से 24,500 ये रेजिस्टेंस एरिया बन सकते हैं।
बैंक निफ्टी में थोड़ा सा व्यू अलग है, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमने एक नेगेटिव ब्रेकडाउन देखा है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, तो वहां पे बाइंग करने की सलाह नहीं है। अगर बाजार होल्ड आउट करेगा तो सेल ऑन रैलीज वाला सिनारियो रहेगा बैंक निफ्टी में। 50,700 का क्लोजिंग था, तो 51,000 के आसपास काफी कॉल राइटिंग है, वो एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा डे ट्रेडिंग में, और हल्की सी अगर उछाल मिले तो बेच के काम करने की राय रहेगी बैंक निफ्टी में। बिल्कुल, तो ये रणनीति इंडेक्स लेवल पर आपको बनानी चाहिए, लेकिन अक्षय, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज खरीदारी के मौके कहाँ बनेंगे आज? जी, स्टॉक स्पेसिफिक तो एक फार्मा शेयर चुना है, जो है टोरेंट फार्मा, जिसमें एक पॉजिटिव ट्रेडिंग हमने पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखा, लॉन्ग एडिशंस देखे डेरिवेटिव्स में, और यहाँ पे हमारा मानना है कि 35.27 और 35.52 ये दो टारगेट एरिया से आप बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं। स्टॉप लॉस बनेगा 3372 का। दूसरा ट्रेड है एस्ट्रल, जो एक बहुत ही अहम सपोर्ट बेस से एक रिकवरी की कोशिश कर रहा है। पिछले ट्रेडिंग में हमने थोड़ी सी रिकवरी भी देखी डे ट्रेडिंग में, और मानना है कि शायद रिकवरी आएगी एस्ट्रल में, जिसके चलते 1852 और 1867 ये दो टारगेट एरिया आपको जल्दी दिखेंगे। स्टॉप लॉस बनेगा 1767 का। बिल्कुल, तो एस्ट्रल पर खरीदारी की राय, और इसी के साथ फार्मा सेक्टर से टोरेंट फार्मा, यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। अक्षय, और एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, पिछले हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए काफी कमजोर था और 3 सेक्टोरल इंडिसेस में 7% की गिरावट दिखी, रियल्टी, मेटल और मीडिया। क्या आपको लगता है इन तीनों ही सेक्टर्स में से कोई इंडेक्स में खरीदारी के मौके पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद अब बन सकते हैं? जी, तो ये तीनों सेक्टर काफी पिटे हुए थे, और स्पेशली रियलिटी सेक्टर में काफी गहरी पिटाई आप बोल सकते हैं ये महीने में हमने देखी है। तो एक्सपायरी का वीक है, उसके चलते थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग का जो डेरिवेटिव्स में बाउंस बैक होगा, ये हमें शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ देखने को मिले। प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कोई संकेत नहीं है, बस एक कॉन्ट्रा बैठ है, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड है रियलिटी सेक्टर। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा अगर बाउंस बैक मिलता है प्राइस में फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेडिंग में आज के क्षेत्र में, तो आपको तुरंत इसको बाइंग की तरफ बनाना है। एक ट्रेडिंग बाउंस बैक 3 to 4% का रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेक्टर काफी ओवरसोल्ड है और एक प्योरली एक कॉन्ट्रा बैट है। बिल्कुल, तो ये राय रियल्टी शेयरों पर और रियल्टी सेक्टर पर। शुक्रिया अक्षय, समय निकालकर ईटीनाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि, शुक्रिया समय निकालकर ईटीनाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले ब्रेंट क्रूड की ही बात करेंगे। ओवरनाइट 5% की गिरावट दिखी है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईज होते हुए नजर आए, जिसके चलते ऑयल के प्राइसेस में गिरावट दिखी। यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए 5% की गिरावट के बाद? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आई थिंक लास्ट सेशन में 2 से 2.5% की जो बढ़त थी जियोपॉलिटिकल रिस्क के चलते, वो अभी गिरावट में तब्दील हो चुके हैं। पर्टिकुलर जिस हिसाब से इजराइल ने प्रॉमिस किया था कि वो न्यूक्लियर एंड ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक नहीं करेंगे, तो आई थिंक ऐसा ही हुआ। एंड अभी जब तक ईरान को रेगुलेशन नहीं करता, तब तक मार्केट ऐसे समझ रहा है कि अभी ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो थोड़े साइडलाइन होते हुए पर्टिकुलर बिटवीन ईरान एंड इजराइल हो सकते हैं। तो आई थिंक इस हिसाब से आज प्राइसेस में एक अच्छा रिएक्शन डाउन साइड का है। हालांकि अगर 4 से 5% की गिरावट के साथ ओपन हो तो वेट एंड वॉच एंड सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखे। कल 6040 पे क्लोज हुआ था, आज जिस हिसाब से 5% की गिरावट है, शायद ये 300 पॉइंट और गिरावट के साथ ही ओपन होगा। एंड उसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 5720। तो ध्यान रखें, ये जब तक ब्रिज नहीं होता आई थिंक बड़ी गिरावट की आशा नहीं रखनी चाहिए। गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर कोई उछाल मिलता है टिल 5900, तो आई थिंक एक सेलिंग का मौका होगा। एक छोटा स्टॉप लॉस 5940 एंड डाउन साइड 5700 तक के लेवल आज इंट्राडे में आते दिख सकते हैं। बिल्कुल, तो 5700 तक के लेवल इंट्राडे में क्रूड पर दिखाई दे सकते हैं। और रवि, सोने चांदी पर आपकी क्या राय होगी? सोने की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों में स्टेडी हो चुका है, $2740 पर आउंस के आसपास। सोने और चांदी पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? आज थोड़ा दोनों कमोडिटीज में प्रभाव सेलिंग साइड होगा। पर्टिकुलर जो बॉन्ड यील्ड्स यूएस के बढ़ रही है, साथ में डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि जो जापान के इलेक्शन के वर्डिक्ट आए, हिसाब से येन में कमजोरी देखने को मिले, इसका सीधा फायदा डॉलर को मिला है।
तो जब तक अब डॉलर स्ट्रांग होगा तब तक थोड़ा एक अनवाइंडिंग प्रेशर होगा। और सेम जो क्रूड में मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होगी, तो ये जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुए, हालांकि उसके कोई सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिख रहे मार्केट को। तो आज जो थोड़ा सेफ हेवन अपील भी दूर होगा, साथ में डॉलर इंडेक्स के भी कमजोर है, तो गोल्ड सिल्वर दोनों वीक रह सकते हैं। गोल्ड में वीक वाले करें, स्टॉप लॉस रखे 79,000 का एंड 77,900 तक का टारगेट आपको इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल, तो सोने पर बिकवाली की राय, लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर रवि आपकी क्या राय रहेगी? यहाँ भी सेलिंग का ही कॉल होगा। मार्केट को हर रोज कोई चाइना से नए स्टिमुलस के एक्सपेक्टेशन है और काफी टाइम से चाइना ने कोई मेजर स्टिमुलस अनाउंस नहीं किया। और जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है, मेटल्स में थोड़ा वीकनेस होता है। जिंक में बिकवाली करे 289 के करीब, 283 का टारगेट होगा, 292 का स्टॉप लॉस। तो आई थिंक ये कॉमोडिटी सबसे ज्यादा चली थी चाइना के न्यूज की वजह से, और यहाँ मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जिंक पर भी आपकी राय है बिकवाली की, 283 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। रवि, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए। जाते जाते